सूर्यकांत ने हंसकर कहा, नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे शिकार को अपना शिकार नहीं कहूंगा। मेरे सामने ही तुमने जंगली सूअर को अपने तीर से मार गिराया है और हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और इसीलिए तुम्हें अपने साथ महल लेकर जाना चाहते हैं। क्या तुम हमारे साथ महल चलोगे? हमारा पुत्र भी तुम्हारे जितना ही है। सम्राट का मन तो हुआ कि एक बार राजमहल देख ले। आखिर उसने महल के बारे में कबीले के लोगों से सुना था, लेकिन आज उसे देखने का भी प्रस्ताव मिल रहा था। उसने उम्मीद भरी नजरों से विराज को देखा तो विराज ने अपने भाई की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कान में कहा, माँ को पता चल गया तो छड़ी से मारेगी। महाराज हैं, हमें इनका आदर करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि उनके साथ राजमहल चले जाएं। और क्या पता राजमहल में कैसे लोग रहते हो। मैं तो कहता हूँ भैया, वापस चलिए और मैया को बताकर भी तो नहीं आए। सम्राट ने धीरे से कहा, विराज, महल जाने का मौका मिल रहा है, तुम समझते क्यों नहीं? हमें एक बार देखकर तो आना चाहिए कि महल कितना बड़ा होता है और वहां के लोग कैसे होते हैं। और महाराज ने कहा ना कि उनका पुत्र भी हमारे जितना ही है। चलते हैं ना विराज, शाम तक वापस आ जाएंगे, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। विराज बोला, कह देता हूँ भैया, छड़ी पड़ी तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा। सम्राट ने अपने भाई के गालों पर हाथ लगाकर कहा, नहीं, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मुझसे रूठेगा क्यों? मैं तुझे छड़ी नहीं पड़ने दूंगा। फिर उसने महाराज को देखकर कहा, महाराज, हम आपके साथ चलेंगे, किंतु हमारी एक शर्त है। यह सुनकर तो सूर्यकांत और ज्यादा हैरान हो गया। एक जरा सा 6 साल का बच्चा महाराज के सामने शर्त रख रहा था, लेकिन सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, बताओ क्या शर्त है? सम्राट बोला, सूरज ढलने से पहले हमें वापस आना है, वरना हमारी माँ हम दोनों को छुरी से मारेगी। सूर्यकांत बोला, तुम फिक्र मत करो, हम गरुड़ कबीले के सरदार को बुलाकर उसे बता देंगे कि तुम दोनों महल में हो। ये सुनकर सम्राट बोला, नहीं महाराज, ये सही नहीं है। हम आपके साथ तभी जाएंगे जब आप वचन देंगे कि रात होने से पहले हम यहाँ वापस आ जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। हमारे और आपके बीच में कबीले के सरदार कहाँ से आ गए? विराज ने हैरानी से सम्राट को देखा। सम्राट तो पूरे आत्मविश्वास के साथ महाराज से बात कर रहा था। उसे तनिक भी महाराज से डर नहीं लग रहा था। आखिरकार महाराज सम्राट से हार गए और हाथ जोड़कर बोले, अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। चलो आ जाओ मेरे साथ, घोड़े पर बैठ जाओ। विराज बोला, मैं और मेरा भाई अलग घोड़े पर जाएंगे। यह सुनकर सूर्यकांत और ज्यादा हैरान हो गया। वह बोला, तुम अभी छोटे से हो और तुम अकेले घोड़े पर जाओगे, गिर गए तो? सम्राट बोला, हम गिरते नहीं हैं, हमें घुड़सवारी करनी आती है। सूर्यकांत ने अपने सैनिकों को देखा और उनमें से एक सैनिक सम्राट के सामने घोड़ा लेकर आ गया। सूर्यकांत बोला, घोड़े को बैठा दो। ये सुनते ही सम्राट बोला, हम अपने घोड़े पर जाएंगे महाराज। सूर्यकांत को तो एक के बाद एक झटका लग रहा था। इतने में विराज ने एक सीटी बजाई और एक सफेद रंग का घोड़ा जंगलों के बीच से दौड़ता हुआ वहां आ गया। वह घोड़ा आते ही सम्राट के सामने खड़ा हो गया। सम्राट ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, चेतन, नीचे बैठो। महाराज हैरान था। उस छोटे से लड़के ने घोड़े का नाम भी रखा हुआ था। वहीं वह घोड़ा सम्राट की बात मानकर नीचे बैठ गया। महाराज आंखें फाड़े सम्राट को देख रहे थे। सम्राट ने विराज से कहा, विराज बैठो। विराज घोड़े के ऊपर बैठ गया और उसके पीछे सम्राट बैठ गया। सम्राट ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, चेतन, अब आराम से खड़े हो जाओ। चेतन खड़ा हो गया। सम्राट बोला, चलिए महाराज, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा घुमा लिया। महाराज तो बहुत ज्यादा हैरान थे। न तो अखंड इतना तेज था, न ही रणविजय। कहीं न कहीं सूर्यकांत सम्राट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। उसे नहीं पता था कि सम्राट के अंदर उसी के गुण हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदाकिनी चंद्रप्रभा की कुटिया में आकर बोली, दीदी, दोनों भैया कहाँ गए हैं? चंद्रप्रभा ने कहा, जंगलों में गए होंगे। मंदाकिनी बोली, मुझे तो डर लगता है, लेकिन दोनों मानते ही नहीं। चंद्रप्रभा बोली, दोनों नहीं, बस सम्राट नहीं मानता और तुम उसे हमेशा बचा लेती हो। लेकिन आज आने दो, लेती हूँ सम्राट की खबर। 2 छड़ी न मारी तो मैं भी उसकी मां नहीं। इतना कहकर चंद्रप्रभा ने हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी।
मंदाकिनी बोली। अरे नहीं दीदी, हमारा सम्राट तो बहुत अच्छा है। वह कहाँ जिद करता है, वह कहाँ झूठ बोलता है, वह बिना बताए कुछ नहीं करता। चंद्रप्रभा ने गर्दन घुमाकर मंदाकिनी को देखा और एक और हांडी उठाकर चूल्हे पर रखती हुई बोली, मंदाकिनी, तुम उसकी बातों में आती हो? मैं नहीं आऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ सम्राट को। सबसे ज्यादा झूठ वह बोलता है। बात को छुपाने में तो उसने महारत हासिल की हुई है। कभी कुछ बताता भी है वह। एक तो पहले ही अपनी मनमानी करता है, ऊपर से भीमसेन ने भी पूरी आजादी दे रखी है। कबीले के सारे बच्चे यहीं कुटिया के बाहर खेलते रहते हैं, लेकिन उसे 6 साल की उम्र में ही ज्यादा जोश चढ़ा है। इसीलिए अपने छोटे से भाई को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। सच कहती हूँ मंदाकिनी, किसी दिन विराज को कुछ हो गया तो देख लेना, सम्राट को बहुत मारूंगी। कहते हुए चंद्रप्रभा अपना काम करने लगी। वहीं मंदाकिनी, उसे तो डर बैठ गया कि कहीं सच में चंद्रप्रभा आज सम्राट और विराज की पिटाई न कर दे। वहीं दूसरी तरफ महाराज विराज और सम्राट को लेकर महल आ गए थे। वह उन दोनों को नीलकमल के कमरे में ले जाते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें अपने पुत्र और अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर वह दोनों भाइयों को लेकर नीलकमल के कक्ष में आ चुके थे। वहीं नीलकमल बैठी हुई थी और एक दासी उसके बाल संवार रही थी। नीलकमल ने जैसे ही 2 छोटे छोटे बालकों को अपने कक्ष में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दासी को हाथ उठाकर जाने का आदेश दे दिया और उन दोनों बच्चों को देखकर बोली, आप दोनों कौन हैं? इतने में विराज ने नीलकमल को देखा और हैरान हो गया। वह एकदम से बोला, महारानी, आप तो बहुत सुंदर हैं, मेरी माता श्री से भी ज्यादा सुंदर। यह सुनकर नीलकमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और दोनों ही भागकर नीलकमल के पास चले गए। नीलकमल ने विराज को अपनी गोद में बिठाया और उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन देती हुई बोली, तुम तो बहुत प्यारी बातें करते हो, तुम्हारी माँ तुमसे प्रसन्न रहती होंगी। इतने में सम्राट ने कहा, नहीं महारानी, हमारी माता श्री को पता चलेगा कि हम बिना बताए महल गए थे तो हमें छड़ी से पिटाई करेगी। आप नहीं जानती हमारी माता श्री को। हमारी माता श्री बहुत कठोर स्त्री है। यह सुनकर नीलकमल को हंसी आ गई। उसने सम्राट के गले पर एक हाथ लपेटा और उसे अपने करीब करते हुए उसके बालों को चूम कर बोली, ऐसे नहीं कहते बेटा, माँ हमेशा अच्छी होती है, चाहे किसी की भी हो। माँ आदरणीय होती है और तुम दोनों को देखकर लग रहा है तुम दोनों की माँ कुछ ज्यादा ही आदरणीय है। यह सुनकर विराज बोला, हाँ हाँ महारानी, हमारी माँ बहुत आदरणीय है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना, तब वह पिताश्री को भी नहीं छोड़ती। यह सुनकर तो नीलकमल और ज्यादा हंसने लगी। उसकी नजर महाराज पर पड़ गई। महाराज हैरानी से उन दोनों बच्चों को और नीलकमल को देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह दोनों बच्चे उसके साथ कठोरता से पेश आ रहे थे और महारानी की गोद में जाकर बैठ गए। नीलकमल बच्चों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी कि सूर्यकांत बैठता हुआ बोला, रणविजय कहाँ है? मैं तो इन्हें रणविजय से मिलवाने लेकर आया था। नीलकमल बोली, जहां हमेशा होता है वहीं है, अपनी बुआ के पास। सूर्यकांत को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसे कलावती के पास मत छोड़ा करो। उसका कलावती के पास रहना मुझे पसंद नहीं। तुम जानती हो कलावती कैसी है? नीलकमल बोली, मैं भी नहीं चाहती कि वह दीदी के पास रहे, लेकिन क्या करूं, दीदी उसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वह दीदी के पास रहना ही पसंद करता है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी ममता में कमी है, लेकिन वह मेरे पास टिकता ही नहीं। उसने इतना ही कहा था कि अखंड भागता हुआ उस कमरे में आया। उसने अपनी महारानी के पास 2 बच्चों को देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा। वह दूर खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। नीलकमल की नजर अखंड पर गई तो उसने अखंड को अपने पास बुलाया। अखंड थोड़ा सा नीलकमल के पास आया तो नीलकमल ने कहा, क्या हुआ, आज मामी के पास नहीं आए? अखंड ने अपनी मासूमियत के चलते कहा, मामी आपके पास तो पहले ही ये दोनों हैं। मुझे लगा आज आप मुझे प्रेम नहीं करेंगी। नीलकमल थोड़ा सा भावुक हो गई। उसने अखंड को अपने पास खींचकर उसके माथे को चूमकर बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, भला मैं तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करूंगी? तुम तो मेरे कितने अच्छे बच्चे हो, कितना प्यार करते हो अपनी मामी से।
अखंड बोला, मामी भूख लगी है। अब तो सूर्यकांत भी हैरान हो गया। क्या कलावती अपने बच्चों को खाना नहीं देती? क्या कलावती अखंड से प्रेम नहीं करती? क्या कलावती को अखंड की बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्योंकि जब जब अखंड को भूख लगती थी वह मामी के पास दौड़कर आता था। नीलकमल ने प्यार से कहा, तुमने खाना नहीं खाया? अखंड ने ना में गर्दन हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मामी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सूर्यकांत ने नीलकमल को देखा और नीलकमल ने सूर्यकांत बोला, तुम कलावती को समझाकर तो देखो। रणविजय पर इतना ध्यान देती है लेकिन अपने खुद के बेटे पर नहीं। नीलकमल बोली, क्या पता महादेव की यही इच्छा हो कि मैं अखंड का ख्याल रखूं और वह रणविजय का। सूर्यकांत बोला, भाभी राजकुमार रणविजय बनेगा, अखंड नहीं। तुम समझती क्यों नहीं? रणविजय के अंदर हर वह गुण होना चाहिए जो एक राजकुमार के अंदर होता है, लेकिन अगर वह कलावती के आस पास रहा तो उसके अंदर छल और कपट के गुण आ जाएंगे। नीलकमल बोली, अब बच्चों के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। इतना कहकर उसने ताली बजाई और एक दासी आज्ञा लेकर अंदर आ गई। नीलकमल ने कहा, हमारे बच्चों के लिए खाना लेकर आओ। वह दासी वापस चली गई और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा थाल लेकर आई। उसमें बहुत सारा भोजन था। नीलकमल ने सम्राट और विराज को देखकर कहा, भूख लगी है? सम्राट और विराज दोनों ने हां में गर्दन हिला दी। नीलकमल तीनों बच्चों को लेकर वहीं फर्श पर बैठ गई। वह थाली को निहार ही रही थी कि सम्राट और विराज दोनों ने थाली की ओर हाथ जोड़ लिया। पहले तो सिर्फ सूर्यकांत हैरान था, अब तो नीलकमल भी हो गई। सच में उन दोनों की मां आदरणीय थी। नीलकमल अब देखना चाहती थी कि सम्राट क्या करता है। सम्राट ने थाली में से एक निवाला तोड़ा और अपने भाई की तरफ बढ़ाते हुए कहा, विराज जल्दी खा ले, फिर घर भी जाना है। विराज ने अपने भाई के हाथ से निवाला खा लिया। सूर्यकांत ने हंसकर कहा, क्या देख रही हो नीलकमल? ये दोनों मुझे बहुत प्यारे लगे, इसीलिए तो मैं इन्हें महल लेकर आ गया। नीलकमल मुस्कुराकर बोली, सच कहते हो महाराज, ये दोनों तो बहुत प्यारे हैं। इतना कहकर नीलकमल ने अखंड को अपने पास बिठाया और अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। उसने सम्राट को देखकर कहा, तुम भी खाओ। सम्राट बोला, नहीं महारानी, मैं पहले अपने भाई को खिलाऊंगा। मेरा भाई ठीक से खा नहीं पाता ना, इसीलिए अभी छोटा है। सूर्यकांत ने कहा, अच्छा तुम्हारा भाई अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, लेकिन घोड़े पर बैठ सकता है, तुम्हारे साथ जंगलों में भी जा सकता है, लेकिन खाना नहीं खा सकता। सम्राट ने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, महाराज मेरा भाई अभी छोटा है, जब वह बड़ा हो जाएगा तो खुद से खाना खाने लगेगा। और तभी विराज बोला, नहीं मैं खुद से खाना नहीं खाऊंगा, आप ही मुझे हमेशा खिलाना। इतना कहकर उसने अपने भाई के हाथ से निवाला खा लिया। नीलकमल और सूर्यकांत तीनों बच्चों को देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक विराज और सम्राट वापस नहीं आए थे। पहले तो बस मंदाकिनी परेशान थी, लेकिन अब तो चंद्रप्रभा के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थीं। चंद्रप्रभा कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी, बार बार जंगलों की तरफ देख रही थी, लेकिन अभी तक दोनों भाइयों में से कोई नहीं आया था। और तभी पीछे से मंदाकिनी ने कहा, दीदी मुझे डर लग रहा है, इतनी देर तक तो वह कभी बाहर नहीं रहे, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। भीमसेन भी यहाँ नहीं है,